रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। नमस्कार, स्वागत आप सभी श्रोता साथियों का देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से। मैं लक्ष्मी और भारत दादाजी आपके घरों में बुजुर्गों के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों तक पहुंच रहे हैं लगातार, और अब तो आपको भी रहने लगा है हमारा इंतजार। ऐसा हमको पता चल चुका है आपकी फ़ोन कॉल्स और मैसेज के माध्यम से। नैरोकास्टिंग में आप लोगों से रूबरू बातचीत भी हो रही है कि ये कार्यक्रम आप लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। आज हम 11वें एपिसोड में आपके साथ हैं। दादू, क्यों ना एक बार कुछ बातें दोहरा ली जाएं? हाँ बिल्कुल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में हम केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आपको बता रहे हैं। साथ ही बुजुर्गों से जुड़ी और भी बातें और जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही है आपको। जैसे एक योजना एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न सेवाएं और सहायता प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दूसरी योजना राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567, जिस पर वरिष्ठ नागरिकों को उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करती है। तीसरा कार्यक्रम है जेरिएट्रिक देखभालकर्ता प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण देखभालकर्ताओं को वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेग चौथी योजना है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। और पांचवी राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही मोतियाबिंद सर्जरी वरिष्ठ नागरिकों को दृष्टि समस्याओं के लिए सहायता प्रदान करती है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूर्ण पोषण और अधिकार वरिष्ठ नागरिकों को पूर्ण पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सुनिश्चित करता है। तो रेडियो सुनते रहिए। जानकारियों और मनोरंजन के इस पिटारे में बहुत कुछ है आपके परिवार के हर सदस्य के लिए। यारो 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 उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। यारो 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 उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो। भारत दादू, आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं तो जाइए कहीं। कहाँ जाऊँ? कहीं भी। कहीं भी मतलब? कहीं भी मतलब कहीं भी। क्या हो गया है तुझे? आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं? अरे कहाँ जाना है मुझे? कहीं तो जाना ही होगा। इस उम्र में अस्पताल ही जा सकता हूँ, और कहाँ जाऊँ? तो ठीक है, पहले अस्पताल चलिए, उसके बाद कहीं और। कहीं और? साफ साफ बता दे, तेरी शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तो बस इतना कह रही हूँ, बहुत दिनों से आप कहीं गए नहीं, इसीलिए कहीं जाइए। कहीं जाइए कहीं जाइए, मुझे भगाना चाहती है? बिल्कुल भगाना चाहती हूँ। आज क्या हो गया है तुझे? अपने भारत दादा को तू घर से भगाना चाहती है? हाँ, आपको भगाने का पूरा मन बना लिया है मैंने। लक्ष्मी बेटा। भारत दादाजी। अब साफ साफ कह दे, वरना मुझे अभी हार्ट अटैक आ सकता है। उसकी जिम्मेदारी भी तेरी होगी। शुभ शुभ बोलिए दादाजी। अच्छा लीजिए, मैं सस्पेंस खत्म करती हूँ। थोड़े दिनों पहले हम आपका पुराना एल्बम देख रहे थे। हाँ, उसमें ऐसा क्या मिल गया जो तेरे दिमाग में ये सब चलने लगा? उन फोटो को देखकर आपके दिमाग में कुछ नहीं चलता? कौन सी फोटो? जिसमें आप दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, वो मौका मिल गया था तो कर लिया। आप तो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर भी गए थे ना?
अरे वो सब जवानी के शौक थे बेटा। तो अब क्यों नहीं करते? लक्ष्मी बेटा, तेरा दिमाग नहीं चल रहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्यों, क्या गलत कहा मैंने? इस उम्र में कहाँ पहाड़ चढ़ूंगा, स्काई ड्राइविंग करूंगा तो सीधा ऊपर ही पहुंच जाऊंगा। मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि एडवेंचर कीजिए, लेकिन ट्रैवलिंग तो करना ही चाहिए। तो ऐसा बोलना, 2 महीने पहले ही तो गए थे छोटे की बेटी की शादी में। क्या दादू, मैं ट्रैवलिंग की बात कर रही हूँ और आप। अच्छा दादाजी, उस दिन पूजा के बाद आप हमें बता रहे थे ना? क्या ट्रैवलिंग के बारे में? यही कि हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास। हाँ तो आपने कहा था कि गृहस्थी भी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद उम्र व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करते हुए बिताना चाहिए। वो तो हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है। मुझे लगता है बुजुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करने को प्रेरित करने के लिए ही इस तरह का विधान बनाया गया है, वरना क्या पहले के बुजुर्गों को घुटने की तकलीफ नहीं होती थी? क्या उनका बीपी ऊपर नीचे नहीं होता था? होता था, लेकिन फिर भी जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए उन्हें दुनिया देखनी चाहिए, इसीलिए तीर्थ यात्रा का नियम बनाया गया। लक्ष्मी, दादा तो मैं ही हूँ, लेकिन आज तू बड़ी दादी वाली बात कर रही है। इतना ही नहीं दादाजी, मुझे तो लगता है बुजुर्ग ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के नजदीक रहें, इसके लिए ही बहुत सारे तीर्थ नदियों पहाड़ों के पास होते हैं। तेरी बात तो 100% सही है, लेकिन फिर भी ये लेकिन बीच में आ गया। मेरी इच्छा तो होती है बेटा, लेकिन अकेले जाना ठीक नहीं लगता, और तुम अपना काम छोड़कर कहाँ तक मेरे साथ साथ चल पाओगे? दादाजी, बहुत से प्रदेशों की सरकार बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करवाने की योजना संचालित कर रही है, जिसमें आपके तरह के बहुत से लोग शामिल होते हैं। सबको एक दूसरे का साथ मिल जाता है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश और बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करना है। अरे वाह! इस योजना का आनंद हमारे कौन से साथी उठा सकते हैं? वे अपने प्रदेश के मूल निवासी हों, उनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो, इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो और यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो। इस योजना में हम कैसे हिस्सा ले सकते हैं? इच्छुक बुजुर्ग अपने आवेदन पत्र को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण संबंधित जिला को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र में से लक्ष्य के अनुरूप लॉटरी निकालकर कलेक्टर द्वारा चयन किया जाएगा। फिर आप जैसे कई बुजुर्गों को शासन द्वारा अधिसूचित तीर्थ स्थानों की यात्रा में ले जाया जाएगा। सच कहूँ लक्ष्मी बेटी, मुझे तो सोचकर ही अच्छा लग रहा है। घूमने जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। श्याम अभी आता होगा, उसको भी बोल दूं। नेकी और पूछ पूछ, वो आपके दोस्त हैं, फिर से वैसी ही मस्ती कीजिएगा। तुझे मालूम है, हम सब दोस्त जब भी घूमने जाते हैं वहाँ कोई न कोई लोकगीत सीख कर आते हैं। तब तो आपको बहुत सारे लोकगीत आते होंगे। पहले आते थे, अब तो ठीक से कुछ याद नहीं। दिमाग पर जोर डालिए, याद आ जाएगा। याद आया? सुनाइए सुनाइए। सुनाइए सुनाइए, हम टेबल बजाते हैं। अरे आओ श्याम आओ, लेकिन टेबल बजाने की जरूरत नहीं है। आज ही एक लोकगीत सुन रहा था, चलो तुम दोनों को भी सुनाता हूँ। मेळाना फरना रवे वाणी हे वेवाणी हे रीला
हे वेवाणी रेला हे यापो दाओदना फारा नारा वेवाणी हे वेवाणी रेला हे यापो झुला खामा फारा नारा वेवाणी हे वेवाणी रेला हे यापो झुला खामा फारा नारा वेवाणी हे वेवाणी रेला हे यापो एमपी मा फारा नारा वेवाणी हे वेवाणी रेला हे यापो आराजे मा फारा नारा वेवाणी हे वेवाणी रेला हे वाह भारत, तुमने बढ़िया फैसला लिया है कि अपनी आवाज में नहीं गाया, वरना पता नहीं कितना बेसुरा गाते। हाँ हाँ, उतना ही बेसुरा जितना तुम टेबल बजाते हो। आप दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही बहुत अच्छा गाते और बजाते हैं। पता है लक्ष्मी बेटी, तेरे दादाजी को गाने का इतना शौक था कि हम सुनते सुनते थक जाएं, लेकिन ये गाते गाते नहीं थकता था। और तुझे कहानियाँ लिखने का शौक था, तुतर फुतर कहानियाँ गढ़ कर सुना दिया करता था। हम सब दांतों तले उंगली दबा लेते थे। तुतर फुतर नहीं, तुरत फुरत कहानियाँ। श्याम, अब कहाँ वैसी महफिलें और कहाँ का शौक, सब छूट गया। छूट गया तो पकड़ लीजिए। अब तो जिंदगी की डोर छूटने का समय आ गया। अब और क्या पकड़ें और क्या छोड़ें। जब तक जिंदगी की डोर हाथ में, तब तक हर शौक को पकड़ के रखना चाहिए। क्या बात है बेटिया, बड़ी सयानी बातें कर रही हैं। अरे आज सुबह से न जाने क्या हो गया है इसे। ट्रेवलिंग के लिए कह रही थी, शौक पूरे करने के लिए कह रही थी। देखिए, अभी आप दोनों ने जो गीत सुनाया तो कितना मजा आ गया ना आपको। और आप देखिए, आप दोनों ने जो गीत सुनवाया तो कितना मजा आ गया ना आपको भी और हमको भी। तो क्यों ना अपने शौक को आगे बढ़कर रोज मजा लिया जाए। यार भारत, तेरे बच्चों ने घर पर तेरे लिए कितना अच्छा माहौल बना रखा है, और जहाँ तेरे मन की बातें भी सब समझते हैं। हाँ, इसका सारा क्रेडिट हमारी बिटिया लक्ष्मी को जाता है। अंकल, घर के बुजुर्गों के लिए आयु अनुकूल वातावरण बनाना हमारी ही तो जिम्मेदारी है। आयु अनुकूल वातावरण? हाँ, ऐसा वातावरण जहाँ घर के बुजुर्ग अपनी बात कहने, रोजमर्रा के काम करने में सहज रह सकें। अपने शौक पूरे कर सकें। बिल्कुल। तो इस बात पर मुझे एक कहानी याद आई। किसी समय एक गांव में दो दोस्त काम की खोज में राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने पूछा, क्या काम आता है दोनों को? पहले आदमी ने कहा, मैं झूठ बोलने का काम जानता हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, मैं झूठ को सच करना जानता हूँ। पहले तो राजा को लगा ये दोनों मस्खरी कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने सोचा इन लोगों को भी राजा से मस्खरी करने की सजा पता होगी। ऐसे में ये ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे जान से हाथ धोना पड़े। तो राजा ने उन्हें परखने की सोची। ठीक है, दोनों अपना अपना हुनर दिखाओ, लेकिन याद रखो ये तुम्हारा झूठ साबित होता है या झूठ साबित नहीं होता है तो तुम दोनों को अभी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। दोनों ने हामी भरी
पहले आदमी ने झूठ कहना शुरू किया। एक जंगल के मार्ग से 400 ऊंट चले जा रहे थे, तभी पानी बरसा और आग लग गई, जिससे जलकर सारे ऊंट मर गए। ये सुनकर सारे दरबारी बोल उठे कि झूठ झूठ, ये सरासर झूठ है। पानी गिरने से आग कैसे लग सकती है? अब दूसरे युवक की बारी थी कि वो इस झूठ को सच साबित करके बताए। उसने कहा, महाराज, मेरे दोस्त की बात बिल्कुल सही है। बात यह है कि इन ऊँटों की पीठ पर अनबुझा चूना लदा हुआ था। पानी पड़ने से चूना गीला होकर गर्म हो गया और कुबड़ होने के कारण बोरे ऊँटों की पीठ पर ही फंसे रह गए, जिससे ऊँट झुलस गए और उनकी मौत हो गई। राजा के साथ सारे दरबारी भी मान गए कि ये सच है। पहले साथी ने कहा, हुजूर, एक बार ऐसा हुआ कि एक बकरी गांव के बाहर लगे पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी की पत्ती नीचे जमीन पर खड़े खड़े खा रही थी। सब चिल्ला उठे, झूठ झूठ। अब दूसरे दोस्त ने कहा, हुजूर, मेरा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। पेड़ सूखे हुए कुएं के अंदर उगा हुआ था और जिसकी सबसे ऊंची टहनी जमीन की ऊंचाई तक ही थी, जिससे बकरी आसानी से खा रही थी। पहले साथी ने कहा, किसी समय की बात है, बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करते हुए आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। दूसरे साथी ने कहा, यह सच है। दरअसल उस बच्चे को एक बड़ा बाज उठा कर लिए जा रहा था। फिर पहले साथी ने कहा, मेरे पिताजी की दाढ़ी में एक गोरैया ने अंडे दिए, उससे बच्चे निकले और उड़ गए, लेकिन पिताजी को पता ही नहीं चला। अब तो सारे लोग आश्वस्त थे कि इस बात को सच साबित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो सरासर झूठ है। अब तो इन दोनों की जान गई समझो। तब दूसरे दोस्त ने कहा, महाराज, ये बिल्कुल सच है। असल में इसके पिताजी की दाढ़ी छाती तक बढ़ गई थी, जिसे नाई ने काटा और अपनी दुकान के पीछे कचरे में फेंक दिया, जहां गोरैया ने उस पर अंडे दिए। ये बात पिताजी को पता नहीं चली, क्योंकि इसका घर तो नाई के घर से बहुत दूर था। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों से कहा, तुम लोगों को ये हुनर बहुत मनोरंजक है, हम तुम्हें अपने दरबार में काम देते हैं। यानी कोई भी हुनर बेकार नहीं जाता, कभी न कभी काम जरूर आता है। बताओ, कैसी लगी कहानी? कहानी तो कहानी के तौर पर अच्छी लगी, लेकिन ये झूठ बोलना हुनर है, ये बात अच्छी नहीं लगी। ये तो बस एक मनोरंजक सा उदाहरण था लक्ष्मी। मेरा ये कहानी सुनने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अपने अंदर छिपे किसी हुनर को पहचान कर उसको सही जगह उपयोग किया जा सकता है। हाँ, तब ठीक है। और जिंदगी भर पढ़ाई, नौकरी, घर परिवार आदि में फंसे रहने के बाद 65 साल की उम्र में जब इंसान फ्री होता है, तब भी अपने अंदर की कला, दबी हुई इच्छा को पूरा करने का उसको भरपूर समय मिल सकता है। हाँ लक्ष्मी, परसों ही रामू की माँ अपने घर के आंगन में बैठकर एक दिलचस्प काम करते देखा। दिलचस्प काम? वो क्या? उन्होंने कहा कि लोग हम बुजुर्गों को भी सूखे फूलों की तरह समझते हैं, जिनकी एक समय में कोई अहमियत नहीं होती। यह हम बुजुर्गों का कर्तव्य है कि हम खुद को अप टू डेट रखते हुए किसी न किसी रूप में एडवांस होते जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप अपने पसंदीदा रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झावा की आवाज पर सुन रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। यह कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है। सीआरए द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम जीवन में अकेलापन महसूस करने लगते हैं। बुजुर्ग अवस्था आने पर हम मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं और हार मान कर बैठ जाते हैं और सक्रिय सामाजिक जीवन से दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ सक्रिय जीवन बिता रहे हैं और नियमित रूप से सामाजिक मेलजोल बढ़ाते हुए आनंदमय जीवन जी रहे हैं। बाहर निकलना, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, नए नए कार्य करना उनके जीवन की एक नई कहानी को कहता है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं डॉक्टर पीडी रायपुरिया जी। आप एक सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। आपने 41 वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण की और आज वे अपनी उम्र के 79 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। वे आज भी ऊर्जावान हैं तथा अपनी उम्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। वे सामाजिक कार्यक्रम में
सदैव सक्रिय और अग्रणी रहते हुए तथा लेखन कार्य में भी सक्रिय हैं। साथ ही आपको पेंटिंग बनाने का भी शौक है। वे अपनी इन्हीं शौकों से जीवन को आनंदमय बनाए हुए हैं। वे हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान इस विशेष कार्यक्रम में खास मेहमान हैं। हम रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झावा की आवाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, ठीक हो, बढ़िया हो, आनंदित हो जी। आज सर हमारा खास कार्यक्रम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और जिस प्रकार से आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, एक ऊर्जावान आप हैं और लगातार आपके जो शौक हैं, लेखन के हैं, पेंटिंग के शौक हैं, उससे आप सक्रिय बने हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस शौक को लेकर? किस तरह से आप अपने जो सास की सेवा पूर्ण की और इन शौक के कारण आप इसका सक्रिय जीवन है और सामाजिक कार्यक्रमों में सदैव सक्रिय रहते हैं, क्या कहेंगे सर? पहले तो हमारे रेडियो के समस्त श्रोताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपने हमारे शौक़ के बारे में पूछा है, मेरे को पेंटिंग के बारे में जो आपने सवाल किया है, मैंने किसी से पेंटिंग नहीं सीखी, लेकिन मेरे एक मन में एक स्व प्रेरणा उत्पन्न हुई और मैं धीरे धीरे इस काम को करने लगे। तो धीरे धीरे मैं इसमें मतलब काफ़ी पारंगत हुआ और मैंने पेंटिंग के बहुत सारे काम किए हैं और मुझे इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। पेंटिंग के साथ साथ आप लेखन भी करते हैं, गीत कविताएं लिखते हैं, कैसे शुरुआत हुई थी? लेखन का काम भी संभवतः हमारा जो सर्कल था, हमारा जो आपस में मिलन जुलन था, हमारे जो साथी थे ऐसे उनका साथ रहा कि जो साहित्य से जुड़े हुए थे। जैसे हमारे बीच में ये प्रवीण सोनी जी हैं, ये भी हमारे इसके सहभागिता रहे और अरोड़ा जी भी हैं, ये भी हमारे संपर्क में रहे हैं। ऐसे दो और भी जो है गणेश उपाध्याय, ऐसे कई लोग जो है इनके संपर्क में होने से इनके साहित्य से जो संबंध था, इनसे हमको कुछ सीखने को मिला, हमको कुछ प्रेरणा मिली इन लोग से, इन सभी हमारे सज्जनों से। तो इसी प्रकार से हमने भी ऐसा मन में सोचा कि हम भी कुछ लिखें और धीरे धीरे मैंने लिखने का प्रयास किया और संभवतः मेरे को ऐसा लगता कि मैं भी कुछ लिखने लायक हुआ हूँ। जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो जिस तरह से आपका ये शौक है पेंटिंग का, लेखन का, और शुरुआत आपकी जब आप सास की सेवा में थे तभी हो गई थी या इसके बाद आपने इसे शुरू किया था? नहीं, मैं जब शास की सेवा में थे तो मैं शास की सेवा में अपना कर्मठता से पूर्ण काम करता था। मैं किसी दूसरे में रुचि नहीं थी। जब मैं वास्तव में जब मैं सेवानिवृत्त हो गया तो इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे क्या करना है। तब मेरे मन में एक जागृति उत्पन्न हुई कि घर बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ करें। तो ये सबसे अच्छा मेरा विषय था, मेरा मन में जो विचार आया था। तो मैं लोगों के जो संपर्क में आया, फिर मैं इसी की ओर रुचि मेरी जागृत हुई और मैं लेखन कार्य में जुट गया और कई मैंने रचनाएं लिखी और ज़्यादातर मतलब मैं प्रकृति पे मैं लिखा और राष्ट्रीय गीत पे भी लिखा और हास्य भी लिखा। जितना जो मेरे से बन सका वो मैंने लिखने का प्रयास किया और मुझे सराहा गया, लोगों के मेरे प्यार भी मिला इस संबंध में। जी, लेकिन बहुत सही कहा आपने कि आपके शौक़ हैं और आपने बहुत सुंदर लेखन किया है, प्रकृति पे किया है, देशभक्ति पे किया है। तो पसंदीदा पहलू क्या है? ऐसी खास जो शौक़ है आपका, उसमें विशेष जो बात है क्या रही खास? आप कहना चाहिए कि आपके विशेष जो पेंटिंग के शौक़ हैं, लेखन के शौक़ हैं, तो ऐसे विशेष कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया गया, लोगों ने आपको सराहा, तो कोई ऐसी यादगार कोई बात हो बताइए। नहीं, अब वो पेंटिंग के मामले में तो ऐसा है कि मैंने पेंटिंग जो चित्रकारी है वो चित्रकारी के में मेरी रुचि नहीं रही। लेटर पेंटिंग जो मैंने करा है उसमें मेरी रुचि रही और काफ़ी मुझे सराहा गया। मैंने बहुत सारे लेटर पेंटिंग मैंने करे हैं और विभागों में भी करे हैं। काफ़ी मुझे इस पर प्रोत्साहन मिला है। साथ ही मतलब इस दृष्टि से मुझे मतलब मेरे काम को दृष्टि से और सास की सेवा की दृष्टि से मुझे गणतंत्र दिवस पे कलेक्टर महोदय द्वारा मेरे प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।
बहुत सुंदर। जिस तरह से आपने एक सुंदर जीवन लगातार आप सक्रिय हैं और जी रहे हैं, तो किस तरह की चुनौतियां जीवन में आई हैं, क्या मुश्किलें आई हैं, किस तरह से उसको आपने पार किया और आप निरंतर आगे बढ़ते रहे? अब जीवन में सभी के लिए कुछ ना कुछ तो परेशानियां आती हैं। मैंने भी कोई बहुत सारी परेशानियां भोगी हैं। वास्तव में मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूं, और जब मैं सर्विस में आया था तो मेरे सामने परिवार भी था, उसको भी संभालना था। तो इस प्रकार से काफ़ी मतलब मैंने संघर्ष किया और अपने परिवार को संभालने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक जो परेशानियाँ आई उनको भी सामना करते हुए आज मैं धीरे धीरे इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। जी बहुत बढ़िया। ये हमारी चर्चा निरंतर जारी रहेगी, लेकिन जिस प्रकार से आपने अपने शौक बताए हैं कि आप पेंटिंग करते हैं, गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो क्यों ना इस चर्चा के बीच में हमारे श्रोताओं को आपका एक गीत सुनाया जाए। तो हम चाहेंगे कि एक सुंदर सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए आप जरूर प्रस्तुत करें। स्वागत है। मेरे बहुत सारे गीत लिखे हैं, हर सब विधा पर लिखने का प्रयास किया है, लेकिन सत्य बात यह है कि मैं जो गीत लिखता हूँ वो मात्रिक छंद लिखता हूँ। मेरी एक आदत है, और मेरी एक पुस्तक भी निकली है, उसको मैंने मात्रिक छंद पे किनारे के घास नाम की एक पुस्तक हमारी निकली है। वो कुंडलियाँ जो गृहस्थी कुंडलियाँ उसके आधार पर, और वो मात्रिक छंद है, वो मैंने पूरी कुंडली, यानी आपकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो हाँ, और इस संबंध में अभी मुझे एक जो गीत की आपने वो करा है, तो मेरा एक गीत जो मुझे अच्छा लगता है मैं आपको सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका जी। एक प्रकृति पर एक गीत लिखा है और मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बहुत स्वागत है। धरती के परिधान वृक्ष हैं, पानी है उसकी ढानी, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, फिर उसमें डालें पानी। धरती के परिधान वृक्ष हैं, पानी है उसकी ढानी, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, फिर उसमें डालें पानी। वृक्ष धरा की सुंदरता है, सजती है दुल्हन धरती, कंद मूल फल गंध बिखरती, कलियां मन को है हरती। प्राण वायु देते हैं हमको, वृक्ष हमारे हैं दानी, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, फिर उसमें डालें पानी। धरती के परिधान वृक्ष हैं, पानी है उसकी ढानी, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, फिर उसमें डालें पानी। मीठे और रसीले फल भी वृक्षों से मिलते सारे, नदी सरोवर ताल तलैया वृक्षों से लगते प्यारे। बन के पक्षी और जानवर पीते हैं उसका पानी, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, फिर उसमें डालें पानी। धरती के परिधान वृक्ष हैं, पानी है उसकी ढानी, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, फिर उसमें डालें पानी। शीतल बहे बयार वृक्ष से बन के प्राणी मौज करें, कोयल की मीठी धुन सुनकर सुख अनुभव का पान करें। वसुंधरा की शान पेड़ हैं, फूलों की खुशबू रानी, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, फिर उसमें डालें पानी। धरती के परिधान वृक्ष हैं, पानी है उसकी ढानी, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, फिर उसमें डालें पानी। वसुंधरा ने वृक्षों से ही उपवन बाग सजाए हैं, अलवेली पावन बगिया में औषधि पौधे लगाए हैं। औषधि के भंडार पेड़ हैं, अनुभव से हमने जानी, आओ मिलकर पेड़ लगाएं,
फिर उसमें डालें पानी। धरती के परिधान वृक्ष हैं, पानी है उसकी धानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, फिर उसमें डालें पानी। वृक्ष हमारे जीवन दाता, पर्यावरण बचाएं हम। वन उत्सव की खुशियाँ बांटें, मिलकर पौधे लगाएं हम। वृक्षों का संवर्धन करना अब हमने मन में ठानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, फिर उसमें डालें पानी। धरती के परिधान वृक्ष हैं, पानी है उसकी धानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, फिर उसमें डालें पानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, फिर उसमें डालें पानी। वाह सर वाह, बहुत शानदार और बहुत सुंदर आवाज़ में आपने ये गीत प्रस्तुत किया पर्यावरण पर। यकीनन धरती के पेड़ हैं परिधान, बहुत सुंदर। तो जिस तरह से लगातार ये आपका शौक चल रहा है, तो समय के साथ साथ क्या बदलाव देखने को मिला? किस तरह के बदलाव अभी जैसे नई तकनीकें आ गई हैं और कई तरह की चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है? वैसे तो प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होता ही रहता है। परिवर्तन स्वभाव एक प्रक्रिया है जो होता ही रहता है। जैसा कि वास्तव में जैसे आज के समय में ये मोबाइल की जो प्रणाली है उसके पहले नहीं थी। पत्र पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, पुस्तकें, इससे पढ़ने की बड़ी रुचि थी। लेकिन जब से ये मोबाइल और टीवी का जो प्रचलन हुआ है तो उससे हम बिछड़ गए और आज हम इसकी ओर दौड़ रहे हैं। इससे कई फायदा भी है। आज जो है ना तत्काल कोई चीज़ इमीडिएटली हमको प्राप्त हो जाती है, सूचना प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी है। आज जो बच्चे इसकी ओर दौड़ रहे हैं जिससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, तो पर हमेशा जो है अच्छे पर। जी बिल्कुल सही। तो जीवन पे किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है इन सब चीज़ों को लेकर? जीवन पे प्रभाव तो पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इस दौर में जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की दौर में निश्चित रूप से मेरा जहाँ तक सोच है कि अच्छाई का तो है ही सही, लेकिन जो दुष्परिणाम है वो ज़्यादा महसूस हो रहे हैं आज के समय में। जैसा कि हम देख रहे हैं कई ऐसी घटनाएं हो रही और वास्तव में इस टेक्नोलॉजी के कारण जो घटनाएं हो रही, संस्कारों से बच्चे हैं, आज के समाज जो है वो भटक रहा है। हम संस्कार को छोड़ करके संस्कारों को भूल चुके हैं इस टेक्नोलॉजी के कारण। जी बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं यदि अच्छाई है तो बुराई भी साथ में जुड़ी है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं चाहूँगा कि ऐसा कोई यादगार अनुभव आपका हो जीवन का जो बहुत जिसे अविस्मरणीय रहा हो, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा कोई अनुभव हमें बताएं। जी सर। हाँ, मैं वास्तव में मैं संपूर्ण जीवन मेरे शैक्षणिक कार्य में रहा और उसी से संबंधित मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही, मेरे मन में जो संतोष उत्पन्न हुआ है कि मैंने जो बच्चे पढ़ाए हैं और वो बच्चे जो है ना पढ़ाने पर कई बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े अच्छे पोस्ट पर पहुँचे हैं। और जिसका अनुभव मैं एक छोटी सी घटना भी आपको बता दूं कि मैं एक जगह गया तो एक बच्चा जो था वो एक मतलब एसआई की पोस्ट पे था, वो लगा है, वो आया और उसने मेरे को पैर छुए तो मुझे लगा कौन है, मैंने पहचान नहीं पाया, पर उसने कहा कि सर आपने मुझे पढ़ाया और आपकी कृपा से आशीर्वाद से मैं ली हूँ। तो बस मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसी घटनाएं हुई मेरे साथ, तो मेरे लिए संपत्ति यही है, मेरे लिए यही उपलब्धि है, सबसे उपलब्धि है। यकीनन सर, आपने जो एक समर्पण भाव से जो सेवा प्रदान की, शिक्षण कार्य किया, उसका लाभ कई बच्चों को मिला और कई उच्च पदों पर हुए आसीन हुए। ये आपके लिए अपने जीवन का सबसे सुखद क्षण है और ये होना भी चाहिए। समझ गया लक्ष्मी बेटी, चलो निकलने की तैयारी करते हैं। पहले तय तो कर लो, लेकर कहाँ जाना है? कहीं नहीं, कहाँ कहाँ जाना है ये बताओ।
ये हुई ना बात। तो इसी बात के साथ अब श्रोताओं को इस अंक से हम अनुमति चाहेंगे। सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, और इंतजार कीजिए हमारे अगली बार आने का। तब तक स्वस्थ रहिए, ऊर्जावान बने रहिए और अपने शौक इच्छाएं पूरी करते रहिए। नमस्कार। तब तक स्वस्थ रहिए, ऊर्जावान बने रहिए और अपने शौक इच्छाएं पूरे करते रहिए। नमस्कार। 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 तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम में। आप हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर, आपके झाबुआ की आवाज।